हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम विश्व गुरु क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं को आंग्ल नववर्ष 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप लगातार अपने शैक्षिक क्षेत्र में उन्नति करें। जो भी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला कर के सफलता प्राप्त करें। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9th में हमने संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसको फिनिश कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था और मैंने बोला था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं या कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक है। इसके अलावा आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर के विश्व गुरु क्लासेस, वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं समय समय पर वो भी दिए जाते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसका क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके वहाँ भेज सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आप लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आपको वो क्लियर कर दूँगा, उसका जो भी डाउट होगा वो एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो संख्या पद्धति को फिनिश करने के बाद आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो संख्या पद्धति था वो हमारे सिलेबस का सबसे फर्स्ट चैप्टर था और आज मैं शुरू करूँगा सबसे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है और इसको पढ़ाई देते हैं। ठीक है, और जो भी आपके डाउट रहते हैं आप हमसे निसंकोच पूछिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रायिकता आखिरकार आती कहाँ से है। जो प्रायिकता का कंसेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है वो क्यों शुरू हुई। तो वैसे तो कई किताबों में ये लिखा मिलता है कि जो लोग जुआरी होते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उन लोगों के लिए जो है ये प्रायिकता बनाई गई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी प्रायिकता का बहुत ज़बरदस्त उपयोग देखने को मिलता है। प्रायिकता का जो उपयोग है वो वहीं पर शुरू हो जाता है जब हम इस प्रकार की बात बोलते हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है, या उसका छात्र, उसका जो लड़का है या उसकी जो लड़की है वो शायद इस परीक्षा को पास कर सकती है। जहाँ भी शायद या संभावना की बात आती है, या हम कहें कि जहाँ पर हमें परिणाम में कोई संदेह होता है कि हाँ ऐसा ही होगा, किसी भी जो घटना का परिणाम है वो जब तक हमें पता नहीं होता है, जब तक संदेह का भाव रहता है यानी कि संभावना रहती है, वहीं पर हमें प्रायिकता का यूज देखने को मिलता है। यानी अगर हम कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं कि निश्चितता भी देखने को मिल रही है और अनिश्चितता भी हमें देखने को मिल रही है। निश्चितता भी है, हो भी सकती है, और अनिश्चितता भी है कि नहीं भी हो सकती है। अब इसमें कितने चांसेस हैं होने के या कितने चांसेस हैं ना होने के, इनको हम गणितीय रूप से, संख्यात्मक रूप से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो गणितीय रूप से उसका मान निकालने की जो प्रक्रिया है या जो अवधारणा है उसी को हम कहते हैं प्रायिकता। यानी किसी भी संक्रिया में, किसी भी प्रक्रिया में कितना सर्टेनिटी है, कितने % हम ये कह सकते कि वो चीज़ होगी या कितना ये है कि ये नहीं होगी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेदर एप्लीकेशन आते हैं मौसम को बताने वाले, पूर्वानुमान वाले, कि इसमें बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसमें वो बताते हैं कि आज बारिश की जो चांसेस हैं, जो संभावना है वो आज 60% है या 80% है। इस तरह से उसमें लिख कर के आता है। तो किसी भी घटना में क्या परिणाम आएगा, उसकी क्या निश्चितता है, क्या अनिश्चितता है, उसको संख्यात्मक रूप से निकालने की प्रक्रिया ही प्रायिकता होती है। अब प्रायिकता से संबंधित कुछ पद हैं, कुछ टर्म्स हैं
जो हमको पता होने ही होने चाहिए। सबसे पहला पद जो है वो है प्रयोग। प्रयोग, या कहीं कहीं ये आपको देखने को मिलेगा परीक्षण, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग या परीक्षण क्या है? जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं, जो हम संक्रिया कर रहे हैं, जिसमें हमें ये नहीं पता कि इसका क्या परिणाम होगा, उसका कुछ भी परिणाम हो सकता है। हो सकता है उसका वैसा ही परिणाम आए जैसा हम चाहते हैं, हो सकता है उसका वैसा परिणाम आए जैसा हम नहीं चाहते हैं। तो कोई भी संक्रिया जिसका परिणाम हमें पता नहीं होता है, जिसको हम कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं परीक्षण या प्रयोग। अब इसकी जगह पर आपको एक शब्द और मिलता है देखने को, वो है यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण, इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है और ये भी एक्सपेरिमेंट है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो यादृच्छिक परीक्षण होते हैं, इनका परिणाम कुछ भी हो सकता है। इनका जो परिणाम है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी माने जैसा हम सोच रहे हैं वैसा भी हो सकता है, या उसके विपरीत भी हो सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिणाम हमें पता नहीं होता है। परिणाम हमें पता नहीं होता है। तो क्या परीक्षणों का परिणाम हमें पता होता है? नहीं बेटा, कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग जब किसी लेबोरेटरी में जाकर के परीक्षण करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हैं या हम लोग केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो भी तो एक प्रयोग होता है। लेकिन उस प्रयोग में उसका परिणाम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो हमें पहले से पता होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग एक प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान ज्ञात करना। गुरुत्वाकर्षण जी का मान ज्ञात करना। मान लीजिए हमने ये परीक्षण करना है कि जी का मान ज्ञात करो, ये हमें किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करना है। अब एक बात हमें पहले से ही पता है कि जो जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो लगभग इतना ही आना चाहिए या इसी के आसपास आना चाहिए। तो इस परीक्षण को करते वक्त हमें परिणाम पहले से ही पता है। क्या? कि जो गुरुत्वाकर्षण का मान आएगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, या लगभग में इसके बराबर आएगा। और यदि इसके अलावा कुछ आ जाता है, मान लीजिए कि हमारे परीक्षण में जी का मान आ जाता है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी हमने प्रयोग किया है, वो गलत किया है। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे भी प्रयोग होते हैं जिनका परिणाम हमें पहले से पता होता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिया है। जैसे मान लीजिए हम लोग ये प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसमें हमें ये पता होता है कि जी का मान इतना होता है, तो अब हमारा जो मान आना चाहिए वो इसी के आसपास आना चाहिए। ठीक है ना? तो एक तो ये परीक्षण होते हैं, लेकिन यादृच्छिक परीक्षण वो होते हैं जिनका परिणाम क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो जो प्रायिकता का कंसेप्ट है वो कहाँ लागू होता है? वो लागू होता है यादृच्छिक परीक्षण में। ठीक है, तो जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जितने भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आप लोगों को अगर परीक्षण लिखा हुआ मिलता है तो आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पे यादृच्छिक परीक्षण की ही बात हो रही है। तो सवाल में आपको परीक्षण लिखा हुआ मिल सकता है, या प्रयोग लिखा हुआ मिल सकता है, या यादृच्छिक परीक्षण लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझ लिया जो प्रायिकता से संबंधित पहला जो शब्द है वो है यादृच्छिक परीक्षण। ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम संक्रिया कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे परीक्षण। इसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें पता नहीं होगा। वो रिजल्ट हमारे अनुकूल भी हो सकता है और हमारे विपरीत भी हो सकता है। दूसरा शब्द जो आता है वो आता है
प्रतिदर्श समष्टि क्या आता है? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। चलिए, प्रतिदर्श समष्टि क्या है इसको भी जान लेते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि परीक्षण से मतलब है कोई भी एक प्रोसेस जो हमने करी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का हमने उछाला, तो सिक्का उछालना क्या है? सिक्का उछालना एक परीक्षण है, या कह सकते हैं यादृच्छिक परीक्षण है। यादृच्छिक क्यों है? क्योंकि सिक्का जब गिरेगा तो उसमें क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? हेड को हम हिंदी में क्या कहेंगे? हेड को हम हिंदी में कहेंगे शीर्ष, और टेल को क्या कहेंगे? पुंछ या पुच्छ। ठीक है, पुंछ कह सकते हैं या पुच्छ कह सकते हैं। तो शीर्ष आएगा या पुच्छ आएगा, अर्थात हेड आएगा या टेल आएगा, हमें पता ही नहीं है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो वो कैसा प्रयोग हो गया? यादृच्छिक, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब जब हमने ये सिक्के को उछाला तो हमें पता है कि क्या क्या आ सकता है। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं संभावनाएं, पॉसिबिलिटी जो हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों संभावनाओं का समुच्चय क्या होगा? H, T इसके अवयव हो जाएंगे और ये बन जाएगा समुच्चय। समुच्चय के बारे में हमने आपको संख्या पद्धति जब पढ़ाई थी तो शुरुआत में बताया था कि जितने भी संभावित परिणाम हैं उनका समुच्चय क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि का मतलब है, इसको लिख सकते हैं, सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों शब्द आपको बड़ा क्लियर हो गए होंगे, प्रतिदर्श समष्टि और यादृच्छिक परीक्षण। जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो यादृच्छिक परीक्षण हो गया। जैसे हमने सिक्के को उछाला, ये क्या है? ये एक यादृच्छिक परीक्षण है। सिक्के को उछालने पर जब सिक्का गिरेगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो संभावनाएं हो गई हेड या टेल, और इनका जो समुच्चय होगा, जो सेट होगा, वो कहलाएगा प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। इसे हम एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई पासा फेंका, डाइस। अब जब डाइस को हमने फेंका तो हम सब लोग जानते हैं कि डाइस में 6 सतह होती हैं, 6 फलक होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, जिन पर 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो संभावनाएं क्या है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। जब हम डाइस को फेंकेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये हो गई सारी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी, और इनका अगर हम समुच्चय बना दें तो ये बन जाएगा हमारा प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब सभी संभावनाओं का समुच्चय। ठीक है, और यहाँ पे पासा फेंकना क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, यादृच्छिक परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 शब्द हो गए आपके, यादृच्छिक परीक्षण और प्रतिदर्श समष्टि। अब बात करते हैं कि घटना क्या होती है, इवेंट किसे कहते हैं? घटना। तो मैंने लिख दिया है, एक परिणाम या कुछ परिणाम मिलकर घटना बनाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? देखिएगा, एक उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रयोग क्या किया है। हमारा प्रयोग है, एक हमने पासे को फेंका, तो पासे को हमने उछाला या पासे को फेंका, ये हमारा हो गया प्रयोग या प्रैक्टिकल। पासे को फेंकना, तो एक पासा हमने फेंका, ये हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट। अब पासा फेंकने पर क्या होगा? या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये संभावनाएं हो गई। सभी संभावनाओं का समुच्चय क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि जो होगा S,
वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये हो गया प्रतिदर्श समष्टि। अब हम क्या करते हैं, हमें संभावना ज्ञात करनी है कुछ घटनाओं की, यानी कि कुछ हमने कहा है जो हम सोच रहे हैं वैसा होता है, उसकी हमें संभावना ज्ञात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा है कि पासे पर प्राप्त होने वाली संख्या एक सम संख्या है। हमारा प्रतिबंध क्या है, कंडीशन क्या है? प्रतिबंध है पासे पर प्राप्त संख्या एक सम संख्या है। ये एक प्रतिबंध है, कंडीशन है, और इस प्रतिबंध के अनुसार ही हमें अपनी घटना बनानी है कि आखिरकार इवेंट क्या होगी, क्या क्या परिणाम आएंगे। देखिए, हम जानते हैं कि पासे पर यदि 1 आएगा तो हमारी शर्त पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पासे पर आने वाली जो संख्या है वो सम संख्या है। 2 आएगा तो हमारी शर्त पूरी हो जाएगी, 4 आएगा हमारी शर्त पूरी हो जाएगी, 6 आएगा हमारी शर्त पूरी हो जाएगी। यानी पासे पर यदि 2 4 6 इनमें से कुछ भी आ जाता है तो जो हमारा प्रतिबंध है वो पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो गए? ये हो गए आने वाले परिणाम 2 4 6। तो इनको मिलाकर के क्या बनेगी? घटना बनेगी। घटना को हम किससे लिखेंगे? ई से। तो क्या लिखा है? एक परिणाम हो या कुछ परिणाम हो, ये मिलकर घटना बनाते हैं। यानी परिणाम एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर शर्त मेरी क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या एक सम संख्या है, तो परिणाम कितने हो गए? 3। 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। अब मान लीजिए इसी में हम एक शर्त क्या जोड़ देते कि पासे पर प्राप्त होने वाली संख्या एक सम संख्या है लेकिन 3 से छोटी है। 3 से छोटी है, यानी सम संख्या भी होनी चाहिए और 3 से छोटी भी होनी चाहिए। तब मेरे पास केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो अब परिणाम हो जाएंगे केवल 1। तो परिणाम 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, वो मिल करके यानी उनका समुच्चय क्या कहलाएगा? घटना कहलाएगा। और घटना को जो है हम किससे लिखेंगे? कैपिटल ई से दर्शाएंगे, यानी समुच्चय को हम कैपिटल ई से दर्शाएंगे। अब आप थोड़ा गौर करें, अगली लाइन लिखी है, प्रत्येक घटना प्रतिदर्श समष्टि का उप समुच्चय होती है। ये उप समुच्चय क्या होता है? सबसेट क्या होता है? देखिए, यदि कोई एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय के भी अवयव हैं तो वो कहलाता है उप समुच्चय। जैसे देखेंगे, अगर हम ई की बात करें तो ई में कौन कौन अवयव हैं? 2 है, 4 है, 6 है। और एस में कौन कौन अवयव है? 1 2 3 4 5 6। ई के तीनों अवयव एस में भी मिलेंगे। देखिए, यहाँ 2 भी मिलेगा, यहाँ 4 भी मिलेगा, यहाँ 6 भी मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा सैंपल स्पेस है उसमें और भी एक्स्ट्रा अवयव है। कौन कौन? 1 3 5, ये एक्स्ट्रा भी हैं। तो यदि एक समुच्चय ऐसा है जिसके सारे अवयव दूसरे समुच्चय में भी हैं और दूसरे समुच्चय में हो सकता है एक आध एक्स्ट्रा भी अवयव हो, तो क्या कहा जाएगा? पहला समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है? ई के सारे अवयव एस में हैं तो हम कहेंगे जो ई है वो एस का उप समुच्चय है। यानी घटना जो है वो प्रतिदर्श समष्टि का उप समुच्चय होती है। इसको दर्शाते कैसे हैं? ऐसे। ये होगी घटना ई, और उप समुच्चय का ये जो चिन्ह होता है, उप समुच्चय है किसका? एस का। तो ई जो है वो सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि का उप समुच्चय होती है। ठीक है, क्लियर। प्रॉपर सबसेट होती, सही बात तो ये है, कभी कभी दोनों एक जैसे हो जाएंगे और कभी कभी हो सकता है कि ई के जो अवयव हैं वो एस में तो होंगे और एस में कुछ ज़्यादा अवयव भी होते हैं। तो इस तरह से हमने 3 शब्द समझ लीजिए, परीक्षण, फिर आपका प्रतिदर्श समष्टि, और उसके बाद हमने समझा कि घटना। तो घटना में क्या होगा? एक शर्त के तहत, प्रतिबंध के तहत हमें कुछ परिणाम मिलेंगे, उन परिणामों का जो समुच्चय होगा वो कहलाएगा घटना। तो घटना का जो भी समुच्चय बनेगा वो प्रतिदर्श समष्टि का उप समुच्चय होता है, यानी उसके सारे अवयव सैंपल स्पेस में पाए जाते हैं।
अब कभी कभी क्या होता है, हम एक ही परीक्षण को कई बार दोहराते हैं, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कई बार होता है, ठीक है, एक ही प्रयोग कई बार दोहराते हैं। तो आपको अपने प्रश्न में इस प्रकार की भाषा मिलेगी कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, यानी नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 3। एक पासे को 4 बार उछाला गया। तो जब भी हम क्या करेंगे, एक ही प्रयोग को कई बार दोहराएंगे, तब जो टोटल हमारे पास संभावनाएं बनेंगी उनकी कितनी संख्या होगी, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रतिदर्श समष्टि के कुल अवयवों की संख्या क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो किसके बराबर होती है, प्रयोग के परिणामों की संख्या की घात, यानी इसकी पावर n। n क्या है, जितनी बार हमने वो प्रयोग किया है, वो एक्सपेरिमेंट हमने कितनी बार किया है। एक बार किया है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1, 2 बार किया है तो n की वैल्यू 2, 3 बार किया तो n की वैल्यू 3, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी परीक्षण को एक से ज़्यादा बार दोहराया है तो उसमें कुल कितनी संभावनाएं बनेंगी, उनके कुल कितने अवयव बनेंगे, उनकी संख्या हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझने के लिए हमने 2 यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक सिक्के की 3 उछाल में, यानी हमने सिक्का उछाला है, तो हमारा जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक सिक्के को उछालना। तो प्रयोग के परिणामों की संख्या क्या होगी, हम सब जानते हैं, जब सिक्का उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि जो प्रयोग में परिणामों की संख्या वो कितनी है, वो है 2 के बराबर। तो प्रयोग में परिणामों की संख्या हो जाएगी 2 के बराबर, ठीक। अब हमने ये कितनी बार प्रयोग किया है, 3 बार। एक ही सिक्का हमने 3 बार उछाला है, तो n हो जाएगा हमारा 3, तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के बराबर। तो जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। हम सब लोग जानते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि को हम लोग किससे दर्शाते हैं, s से। जो हमारा सैंपल स्पेस होता है उसको किससे दर्शाते हैं, s से। तो उसके अवयवों की संख्या लिखी जाती है ns, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट s, यानी समुच्चय s में कितने अवयव हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है, ns। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें कितने अवयव हैं, 2, तो हम लिखेंगे ns बराबर 2, ठीक है ना। तो जब हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि में जो अवयवों की संख्या होगी, जो ns होगा, वो कितना हो जाएगा, 8 के बराबर। ऐसी बात करते हैं पासे की 2 उछाल में। जब पासा उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो संभावना क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संभावनाएं हैं। कब, जब हम पासे को केवल 1 बार उछालते हैं। तो 1 बार उछालने में संभावनाएं कितनी है, 6 है। लेकिन यहाँ पर कितनी बार उछाला गया है, 2 बार। तो जो टोटल अवयव बनेंगे वो बनेंगे 6 की घात 2, यानी कितने, 36। तो इस स्थिति में जो प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या होगी वो हो जाएगी 36। तो इस तरह से कुल अवयव कितने बनेंगे, इनको ज्ञात करना बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रयोग में कितने परिणाम आते हैं वो हमें पता होना चाहिए, और उस प्रयोग को कितनी बार दोहराया गया है, अगर हमें ये पता है तो इस फॉर्मूले से हम सैंपल स्पेस जो बनेगा, सभी संभावनाओं का जो समुच्चय बनेगा, उसके कुल अवयव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, जैसे एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो उसमें क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, या एक पासे को हम 2 बार उछालते हैं, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने ले लिया सिक्के को 2 बार उछालने पर। अब देखिए, सिक्का जब हम पहली बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो आ सकता है हेड या टेल, ठीक है। जब दूसरी बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड या टेल, दूसरी बार भी हेड या टेल। तो अगर हम दोनों के एक साथ प्रतिदर्श समष्टि के अवयव निकालेंगे, यानी सिक्के को हमने 2 बार उछाला तो क्या क्या उसमें संभावनाएं बनी, क्या दोनों बार हेड आया या दोनों बार टेल आया, एक बार हेड आया एक बार टेल आया, तो उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बड़ा आसान तरीका है, हम इन दोनों सेट के अवयव का गुणा कर देते हैं। कैसे, देखिएगा।
अगर हम बात करें सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से। पहली बार मान लीजिए पहले सिक्के पर आया हेड और दूसरे पर भी आया हेड, तो दोनों पे संभावना क्या बन गई, पहली बार भी हेड आया और दूसरी बार भी हेड आया, तो ये बन गया अवयव। इस अवयव को हम स्मॉल ब्रैकेट में छोटे कोष्टक में लिखेंगे और जो समुच्चय के अवयव होंगे उनको हम मझले कोष्टक में लिखते हैं। दूसरा अवयव क्या बन सकता है, हेड हेड हो गया। अब हेड हो सकता है पहले पे आए और दूसरे पे टेल आ जाए, तो हेड कॉमा टेल, ये दूसरा अवयव बन सकता है। अब क्या संभावना बन सकती है, पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए, तो पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए, ये भी संभावना हो सकती है। या पहले पे टेल आए और दूसरे पर भी टेल आए, तो टेल कॉमा टेल। तो इस तरह से जो टोटल संभावनाएं हैं वो कितनी बन जाती हैं, 4, यानी हम कह सकते हैं NS कितना होगा, 4 होगा। और अगर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ध्यान दीजिए, एक सिक्के में कितने परिणाम आते हैं, 2 परिणाम आते हैं, तो 2 की घात कितनी बार उछाला, 2 बार, तो 2 की घात 2 कितना होगा, 4, तो NS 4 ही आएगा। अब बात करते हैं कि पांसे को हमने 2 बार उछाला है, पांसे को, तो देखो बेटा जब पांसा हम उछालेंगे तो क्या क्या होगा, 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आएगा, 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आएगा, ठीक है ना। पहली बार भी ऐसे ही होगा और जब दूसरी बार उछालेंगे तो भी यही होगा, 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ जाएगा। अब जब 2 बार हमने पांसा उछाला है तो दोनों बार क्या हुआ, क्या दोनों बार 1 1 आया, दोनों बार 2 2 आया, या एक पे 1 आया दूसरे पे 6 आया, कितने अवयव बन सकते हैं, तो कितनी संभावनाएं होंगी वो तो हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, प्रयोग में कुल कितनी संभावनाएं, 6, कितनी बार उछाला है, 2 बार, तो 6 की घात 2 यानी कि 36, ये हो जाएगा NS, यानी 36 अवयव होंगे। लेकिन वो 36 अवयव कौन कौन से होंगे, यदि हमें वो ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बड़ा आसान है, हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए कैसे, सभी अवयवों का गुणा होता है, गुणा माने यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, समुच्चय का गुणा कैसे होता है बेटा, याद रखो। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक समुच्चय है A, ठीक है, जिसके अवयव हैं A, B, C, एक समुच्चय है B जिसके अवयव है मान लो D, E, F, ठीक, और अगर हम A और B का गुणा करें, A क्रॉस B इनका गुणा करें, तो सीधी बात है इनके अवयवों का गुणा होगा, A, B, C का गुणा होगा D, E, F में, ठीक है, F में। तो कैसे गुणा होगा बेटा, ध्यान दीजिए, गुणा का मतलब यहाँ पे क्या है, A गुणा D नहीं, पहले का पहला अवयव लिया और इसका पहला अवयव लिया, तो हमारा अवयव बन जाएगा A, D, गुणा के बाद पहला अवयव बनेगा A, D, ठीक है, फिर दूसरा क्या बनेगा A, E, इस तरह से समुच्चय का गुणा किया जाता है। तो जब इनका गुणा होगा तो पहले का 1 का 1, यानी तो पहला अवयव हमें क्या मिलेगा, 1, 1, यानी ये संभावना है कि दोनों ही बार जो पांसे पर हमें मिले वो 1 का अंक मिले, ठीक। दूसरी संभावना क्या है, पहले पे 1 मिले लेकिन दूसरे पे 2 मिले, तो 1, 2, फिर क्या संभावना बनेगी, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, तो इस तरह से हमारे इसके लिए कितने अवयव मिल गए, 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे हो सकता है, ये तो 1 के लिए हो गया पूरे 6 से, अब 1 के बाद किसका करेंगे, 2 का करेंगे, तो हमें दूसरा फिर क्या अवयव मिल सकता है, पहले पे 2 और दूसरे पे 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, इस तरीके से 2, 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2, 4, 2, 5, 2, 6। ऐसे ही अब 3 के लिए मिलेंगे हमें 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ऐसे ही हमें 4 के मिलेंगे 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ऐसे ही हमें 5 के लिए मिलेंगे 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। फिर 6 के लिए मिलेंगे 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6। तो इस तरह से क्या होगा, हर एक के लिए हमें कितनी संभावनाएं मिलेंगी, 6, तो 6 छक्के 36, तो टोटल अवयव हमारे कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। ये अवयव कैसे निकाले जाते हैं ये भी निकालना हमें आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तभी हम
अपने अनुकूल होने वाले परिणामों की संख्या ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका परीक्षण क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है और घटना क्या होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रायिकता की, कि प्रायिकता को कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी भी घटना की प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल संभावनाएं या कुल अवसर, कुल पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो लिखते हैं प्रायिकता को हम लिखते हैं P, तो P इक्वल्स टू होता है NE, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसमें, इवेंट्स में। जो घटना होगी उस घटना में कितने अवयव हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव होंगे, कुल संभावनाएं कितनी होंगी। इसको आप लोग एक उदाहरण से समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने एक प्रश्न लिखा हुआ है, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर 4 से छोटी विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है, क्या है, प्रयोग क्या है, प्रयोग है पासे को उछालना। तो सीधी बात, जब हमने पासे को उछाला होगा बेटा, तो जो NS बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 6। यानी क्या क्या संभावनाएं होंगी बेटा, संभावनाएं होंगी 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। जब हम पासे को उछालेंगे तो हमारा प्रयोग है पासे को उछालना, उसमें क्या क्या संभावनाएं होंगी, पासे की ऊपरी सतह पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो सभी संभावनाओं का जो समुच्चय होगा वो हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि, S हो गया। अब S में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, तो S में अवयवों की संख्या हो गई 6, यानी कुल संभावनाएं कितनी हो गई, 6। अब घटना क्या है, घटना है 4 से छोटी विषम संख्या, 4 से छोटी विषम संख्या। विषम संख्या देखिए इसमें क्या क्या है बेटा, विषम संख्या 1 है 3 है 5 है, 1 है 3 है 5 है, ये विषम संख्या है। लेकिन शर्त क्या है, 4 से छोटी। तो 4 से छोटी कौन कौन है, 1 है और 3 है। तो हमारी जो घटना बनेगी वो बनेगी 1,3, क्योंकि 1 और 3 ये दोनों विषम संख्याएं भी हैं और 4 से छोटी भी हैं, जो हमें इसमें प्राप्त हो सकती हैं। तो आप देख सकते हो ये जो ईज है वो S का उपसमुच्चय है। ठीक है, ई में कितने अवयव है, 2, तो NE हो जाएगा हमारा 2। ठीक, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल माने जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि 4 से छोटी विषम संख्या हमें प्राप्त हो। तो NE हो गई 2, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, P हो जाएगा। इस घटना के लिए जो प्रायिकता है PE बराबर हो जाएगा NE डिवाइडेड बाई NS, यानी 2/6, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी भी घटना की प्रायिकता प्राप्त हो सकती है। अब मान लीजिए एक प्रश्न है, क्या, कि एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए जब हम सिक्का उछालते हैं ना बेटा, तो हम सब जानते हैं या तो हेड आता है या टेल आता है। तो ये तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि H या T। इसके कितने अवयव हो गए, कितने टोटल संख्या होगी, इसकी संख्या होगी 2। अब हम चाहते क्या है, घटना क्या है, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता मतलब हेड तो यही है, एक बार आएगा, तो जो NE होगा वो हो जाएगा 1। कुल संभावनाएं 2, हमारे अनुकूल 1, तो जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, इस घटना की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। अगर पूछा जाता कि टेल आने की प्रायिकता बताओ, तो भी कितनी हो जाती, 1/2, क्योंकि टेल भी एक ही बार आया है, तो भी हो जाती 1/2। यानी हेड आने की भी प्रायिकता 1/2,
टेल आने की भी प्रायिकता 1/2। यानी जितने भी संभावनाएं हैं उन सबकी प्रायिकता बराबर बराबर है। और जब ऐसा होता है कि किसी भी प्रयोग के सभी परिणामों की या सभी घटनाओं की जो प्रायिकता है वो समान होती है, तो हम ऐसी घटनाओं को कहते हैं समसंभावी घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो समसंभावी घटनाएं क्या होती हैं? जब किसी भी प्रयोग के दौरान जो घटनाएं हैं उन सब की प्रायिकता समान होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता। अगर ऐसे ही पूछा जाता कि पासा उछाला जाने पर, देखिए पासा उछालेंगे तो हम सब जानते हैं सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मान लीजिए हम कह दें कि किसी 1 से लेकर के 6 तक के किसी भी अंक के आने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी 1 से लेकर के 6 तक, तो 1 के आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 1 कितनी बार आया? 1 बार। तो NE कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो P कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 2 के आने की प्रायिकता वो भी 1 ही बार आया है, 1/6 हो जाएगा। 3 के आने की प्रायिकता वो भी 1/6 हो जाएगी। यानी कि हर एक अंक के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। तो फिर इन्हें हम कहेंगे समसंभावी घटनाएं। अब बात आती है कि अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है या न्यूनतम प्रायिकता कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम प्रायिकता को समझते हैं। अधिकतम प्रायिकता, मैक्सिमम। अधिकतम प्रायिकता का मतलब क्या होता है? वो घटना घटेगी ही घटेगी, यानी 100% वो घटना घटनी ही है। मतलब कैसी घटना है ये? निश्चित घटना है, निश्चित, ऐसा होगा ही होगा। तो जब निश्चित घटना होती है तो उसकी प्रायिकता अधिकतम होती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा है कि पासे को उछालने पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे को उछालने पर 7 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि हमने एक पासा उछाला है और उस पासे पर जो भी हमें संख्या मिली है वो 7 से छोटी है, इसकी प्रायिकता बताओ। तो हम सब लोग जानते हैं कि पासा उछालेंगे ना बेटा तो 1 2 3 4 5 6 यही संभावनाएं बनती हैं। तो हमारा NS कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमारी घटना क्या है? 7 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। बेटा 1 भी 7 से छोटा है, 2 भी 7 से छोटा है, 3 भी 7 से छोटा है, यानी जितनी भी ये संभावनाएं बन रही हैं ये सब 7 से छोटी हैं। तो हमारी जो घटना होगी उसके अवयव क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी संभावनाएं इस घटना में शामिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना और ये सारी संख्याएं 7 से छोटी होती हैं। तो इस स्थिति में जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे इसमें कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी संभावना कुल कितनी है? 6, और इवेंट्स में कुल अवयव कितने हैं? 6। तो इस घटना की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी NE डिवाइडेड बाई NS, यानी कि 6/6 अर्थात 1। तो जो अधिकतम संभावना है, जो अधिकतम प्रायिकता है वो कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। और जब भी प्रायिकता 1 होती है तो इसका मतलब होता है कि वो घटना कैसी है? निश्चित है, यानी वो होगी ही होगी। अब अगर हम न्यूनतम प्रायिकता की बात करें, न्यूनतम प्रायिकता, तो न्यूनतम प्रायिकता का मतलब होता है वो घटना कैसी होगी? अनिश्चित होगी। अनिश्चित यानी ये तय है कि वो होगी ही नहीं, वो होगी ही नहीं, बिल्कुल 100% नहीं होनी है। कैसे? देखिए, मान लीजिए इसी सवाल में हम कह देते आपसे कि 7 से छोटी की बजाय हम कह देते 7 या 7 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 7 या 7 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ये बताइए। इसी सवाल में मैंने कह दिया, ठीक, कि हमने पासे को उछाला और पासे को उछालने के बाद 7 या 7 से बड़ी हमें संख्या मिले, इस घटना की प्रायिकता बताओ। तो देखो बेटा, टोटल संभावनाएं तो ये हो गई 6, लेकिन 7 या 7 से बड़ी संख्या हमें एक भी बार मिलने वाली नहीं है। यानी हमारी घटना जो बनेगी उसमें कोई अवयव नहीं होगा,
उसमें कोई अवयव नहीं होगा, इसमें कोई अवयव नहीं है, ये नल सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 है, तो NE जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, यहाँ पे 0 मत लिख देना, नहीं ई में आप 0 लिख दो, क्योंकि यदि आपने ऐसा लिख दिया तो फिर इस सेट का एक अवयव हो जाएगा और वो क्या है, 0 है, तो अवयवों की संख्या 0 नहीं होगी बल्कि 1 हो जाएगी। अवयव 0 है लेकिन अवयवों की संख्या 1 हो जाएगी। इसलिए जब भी नल सेट होता है जिसका कोई अवयव नहीं होता है उसमें केवल ब्रैकेट लगा करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है, या 5 लिखा जाता है, वो बात की बात है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, तो उस स्थिति में P कितना हो जाएगा, NE कितना हो जाएगा, 0, NS 6, 0/6 यानी 0। तो जब घटना अनिश्चित होती है 100%, पूर्ण रूप से अनिश्चित घटना होती है, तो न्यूनतम प्रायिकता होती है और कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी घटना के लिए जो कम से कम प्रायिकता है वो 0 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रायिकता है वो 1 हो सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो किसी भी घटना की प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होती है, किसी भी घटना की प्रायिकता। क्योंकि जब वो घटना होनी ही होनी है, तय है, तब उसकी प्रायिकता होती है 1, और जब बिल्कुल नहीं होनी है तो उसकी प्रायिकता होती है 0। तो इसका मतलब प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, या 1 के बराबर होगी या 0 के बराबर होगी। तो ये समीकरण आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब एक बात और आती है, पूरक घटना क्या होती है। बात करते हैं पूरक घटनाओं के बारे में। तो पूरक घटना से मतलब होता है कि जैसे कोई एक घटना घटित हो रही है तो जो घटना घटित नहीं हो सकती उसे हम कहेंगे पूरक घटना। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि हमने एक पासे को फेंका, जब हमने पासे को फेंका तो जो सैंपल स्पेस है वो 6 बनेंगे, और क्या क्या बनेंगे हम जान चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 ये बनेंगे। अब मान लीजिए हमने एक घटना बोली है 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 4 से छोटी, तो 4 से छोटी मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया हमारा जो इवेंट बन जाएगा वो बन जाएगा 1 2 3। तो 4 से छोटी घटना क्या हो गई, इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो इसके जो अवयव हो गए वो हो गए 3, 1 2 3 हो गए। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी NE/NS, यानी कि 3/6 1/2 1/2 हो जाएगी। हमने घटना क्या ली थी, घटना ली थी 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की घटना। तो इसकी पूरक घटना क्या होगी, 4 से छोटी हमने ले ली है तो 4 या 4 से बड़ी, 4 से छोटी हमने ले ली है तो पूरक घटना क्या होगी, 4 से छोटी संख्या ना हो, इसका मतलब 4 हो या 4 से बड़ी हो। तो पूरक घटना क्या होगी, अगर हमने इसे ई लिखा है तो पूरक घटना को हम लिखते हैं ई बार, इसके ऊपर ऐसे एक पड़ी लाइन बना देते हैं, इसे बार बोलते हैं, तो ई बार इसे पढ़ेंगे। तो ई की पूरक घटना ई बार क्या होगी, ई बार होगी 4 या 4 से बड़ी। ये क्या है, 4 से छोटी, तो अब हमें लेना है 4 से बड़ी या 4 के बराबर। तो 4 के बराबर और 4 से बड़ी 4 5 6, तो ये पूरक घटना हो गई। तो पूरक घटनाओं में कितने अवयव हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। तो पूरक घटना से मतलब होता है कि वो घटना घटित नहीं होनी चाहिए, वो है पूरक घटना, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मान लीजिए एक सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि एक थैले में, मान लीजिए एक थैला है, ठीक है, और इस थैले में मान लीजिए 5 गेंदें पड़ी हैं, 5 गेंदें पड़ी हैं, ठीक है। इनमें से 2 गेंदें लाल हैं और जो बाकी गेंद हैं वो हरी हैं, ठीक है। हरी ना हो हम कह रहे हैं, इसको एक को हम पीली मान लेते हैं। एक गेंद पीली है, 2 गेंदें हरी हैं, 2 गेंदें लाल हैं, 5 गेंदें हैं, ठीक है। तो अगर हम इस थैले में से एक गेंद निकालेंगे तो वो गेंद कैसी हो सकती है, वो गेंद निश्चित रूप से हो सकता है तो लाल हो पहली बार में, क्योंकि 2 लाल गेंद हैं, तो हो सकता है कि 2 बार हम गेंद निकालें, दोनों बार लाल निकले, या हो सकता है कि हरी निकले दोनों बार, या हो सकता है कि पीली गेंद निकल आए। यानी
गेंद हम निकालेंगे तो वो लाल गेंद भी निकल सकती है, और 2 बार ऐसा हो सकता है कि लाल गेंद निकले, 2 बार हो सकता है कि हरी गेंद निकले, और 1 बार हो सकता है कि पीली गेंद निकले। क्यों? क्योंकि अगर पीली गेंद निकल आई तो उसमें कोई दूसरी पीली गेंद अब नहीं है जो दूसरी बार निकलेगी, 1 बार पीली गेंद निकलेगी। तो एक गेंद इसमें से जब हम निकालेंगे तो वो एक गेंद लाल भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, हरी भी हो सकती है। लाल की संभावना 2 बार है और हरे की संभावना भी 2 बार है। तो जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा वो बन जाएगा ये। तो इसमें NS कितना हो जाएगा? NS हो जाएगा 5। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी घटना क्या है? घटना है हमारी गेंद के लाल होने की प्रायिकता। गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये हमारी घटना है कि गेंद जो हम निकाल रहे हैं वो लाल है, इसकी प्रायिकता बताओ। तो बेटा देखिएगा, गेंद लाल है, इसकी प्रायिकता क्या? गेंद कितनी बार लाल निकल सकती है? 2 बार। 2 बार लाल निकल सकती है। तो जो E बनेगा वो R बनेगा। इसमें कितने अवयव हो जाएंगे? 2 अवयव हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें, इस घटना की प्रायिकता निकालें, तो हो जाएगा 2/5। ये हो जाएगी प्रायिकता 2/5। ठीक है, अब ये क्या है? घटना है हमारी E। और पूरा घटना क्या होती है? मैंने कहा कि वो घटना नहीं घटनी चाहिए। यहाँ पे घटना क्या है? गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो अब इसकी पूरा घटना होगी गेंद के लाल न होने की प्रायिकता। तो अगर हम बात करेंगे पूरक घटना की, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे हमने क्या लिया था? गेंद के लाल होने की प्रायिकता। अब हम लिखेंगे लाल न होने की प्रायिकता। गेंद के लाल न होने की प्रायिकता, ये होगी हमारी पूरक घटना। यानी जब ये घटना हो रही तो ये घटना नहीं हो, वो होगी पूरक घटना। ठीक है ना? तो अब अगर हम E बार की बात करें तो क्या होगा? गेंद लाल ना हो तो पीली भी हो सकती है, 2 बार हरी भी हो सकती है। तो क्या होगा? येलो भी हो सकता है और 2 बार ग्रीन भी हो सकता है। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और इस स्थिति में अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हो जाएगी 3/5। तो ये घटना है और ये इसकी पूरा घटना है। इसकी प्रायिकता 2/5 है, इसकी 3/5 है। आप एक विशेष बात देखिएगा कि जब हम PE और PE डैश या PE बार को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2/5 में हम 3/5 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो जो भी घटना हो रही है और जो पूरा घटना है उनकी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। और वैसे भी बेटा कोई भी घटना घटेगी या नहीं घटेगी, ये 2 ही संभावनाएं बनती हैं। ठीक है ना? घटेगी या नहीं घटेगी, इसके अलावा कोई तीसरी संभावना होती ही नहीं है। तो PE क्या है? घटने की प्रायिकता। और PE डैश क्या है? PE बार क्या है? ना घटने की प्रायिकता। तो अगर दोनों को मिला देंगे तो वो घटना 100% होगी, यानी उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा कि PE यानी किसी घटना की प्रायिकता और उसकी पूरा घटना की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। अर्थात यहाँ से हम क्या मिल जाएगा? पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1 - PE। ठीक है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता यदि हमें पता है और उसके पूरा घटना की प्रायिकता पता करना है, बड़ा इजी है, 1 में से घटा दो, पता चल जाएगा। या पूरा घटना की प्रायिकता पता है और घटना की प्रायिकता पता करनी है तो 1 में से घटा दो। तो आज हमने जो प्रायिकता का पूरा एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपके लिए समझना जरूरी था वो हमने कंप्लीट किया है। अब अगली क्लास में हम इसके सारे सवाल आपको सॉल्व कराएंगे, जो भी अच्छे अच्छे सवाल होंगे। बाद बाकी आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा, आज से ही सॉल्व कीजिएगा, जो सवाल ना आए उन्हें आप लोग पूछेगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने साथ के बच्चों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।